सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम जो नया चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बेटा ये बात मैं सीधी सीधी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो लास्ट से लास्ट ईयर हुआ है और लास्ट ईयर में भी जो सिलेबस में था वो उसमें 6.2 एंड 6.3 थी और साथ में 6.5 था। बट अब बेटा जो एक्सरसाइजेज आपके सिलेबस में आ गई हैं वो 6.1, 6.2 एंड 6.5 है। 6.3 आपके सिलेबस में नहीं है और 6.1 जो है नई एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस में आ चुकी है। तो ये जो बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंगली कराया जा रहा है ये डायरेक्टली सीधा सीधा बेटा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये कराया जा रहा है। 2024 के लिए क्या सिलेबस आता है उसके बारे में बेटा फिर बाद में उस हिसाब से वीडियो को तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल जो ये वीडियो बनाई जा रही है बेटा ये डायरेक्ट ही 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। तो सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर करने से पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव जो आपको डिटेल में समझाया गया था वो सारा का सारा चैप्टर आना जरूरी है। उसके बाद बेटा डेरिवेटिव के बाद आपको जो फॉर्मूलाज आने चाहिए वो वाले फॉर्मूलाज हैं सिलेंडर के वॉल्यूम एंड कोन के वॉल्यूम्स, कोन का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया और इस टाइप के जो मेंसुरेशन के 9th और 10th में 8th में आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो फॉर्मूलाज कौन से यूज होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे थोड़ी देर में। तो बेटा इन चीजों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग जो सम की होगी वो इन्हीं चीजों से होनी है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है। तो स्टार्टिंग ही आपकी इन्हीं चीजों से होनी है। तो इन चीजों से अगर स्टार्टिंग होनी है बेटा तो पहला स्टेप ही जो होगा क्वेश्चन में वो 6.1 में इन्हीं फॉर्मूलाज का होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते होंगे तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो बेटा फिर वहीं पर सम आपका अटक जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर पे सब बच्चों ने ध्यान रखना है कि हमको ये फॉर्मूलाज जरूर आने चाहिए जो जो भी हमें मतलब कि छोटी क्लासेस में हमने एरिया का, सरकमफ्रेंस का, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको आने चाहिए। तो बेटा जो फॉर्मूलाज थोड़े बहुत मैं लिख देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज यूज होने हैं उसमें सबसे पहले बेटा circumference of circle is pi r square, 2 pi r, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, r is radius, एरिया ऑफ सर्कल is pi r square and third one is सरफेस एरिया। जब भी बेटा सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब के बारे में बात करेगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 into side square, where A is the side of cube, fourth is volume of cube, साइड का क्यूब। सिमिलरली फिफ्थ फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, is 2 length plus breadth and area of rectangle is length into breadth। सिमिलर वे में बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 4 into side and
area of square is side square. Ninth is surface area of sphere is 4 pi r square. Please no whispering. 10th volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. Similarly beta, volume of cone is 1 by 3 pi r square h. तो बेटा इन्हीं तरीके से इन्हीं कुछ फॉर्मूलाज का मैंने अभी आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया है। तो इससे रिलेटेड बेटा सिलेंडर वगैरह के भी आएंगे फॉर्मूलाज, वो आप मैक्सिमम मिनिमा जो 6.5 एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले बता दो बेटा कि 6.1 एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज के बारे में हमने डिस्कस करना है। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू साइड भी हो सकता है। जिसके भी अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज होगा उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे। और 6.2 एक्सरसाइज में जो हम बता दें आपको कि उसमें बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क है बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होते हैं और इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो जाते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी आएंगे और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन वो भी आएंगे। और सिमिलरली बेटा 6.5 की तरफ जब मूव करेंगे, अब आप सोचोगे कि 6.3 एंड 6.4 दैट इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर 2023 एग्जाम्स। सो 6.5 में हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे और 6.5 में भी बेटा ये वाले जो हैं मेंसुरेशन के क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके वॉल्यूम, सरफेस एरियाज के बारे में डिस्कशन होगी। तो ये वाले फॉर्मूले बेटा 6.5 के लिए भी आपको आने चाहिए। तो ज्यादा टाइम ना बिताते हुए हम इसी अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। 6.1 एक्सरसाइज। सो बेटा अब रेट ऑफ चेंज के कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं हम। तो ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी की है, एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी और वो पेज नंबर है इसका 195। सो पेज नंबर 195, ध्यान से देखिए इसको बेटा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू हमने रेडियस निकालना है एंड द आर इज 5 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ध्यान से देखिए, लेट और आर हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग रेट ऑफ चेंज बेटा, रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे बेटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहा हुआ है यहां पर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर होगा। देन डीए अपॉन डी आर क्या हो गया, दैट इज 2 पाई आर और डीए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 5। ऐसे लिखना होता है बेटा, आर की वैल्यू जब 5 हो तो यहां पर ऐसे करके, तो दैट इज 2 पाई इंटू 5 दैट इज 10 पाई। और क्योंकि एरिया है तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस किया है तो अपॉन सेंटीमीटर होगा। दिस इज योर आंसर। पाई द कॉलम। सो
10 pi. And now example number 2. Example number 2 थोड़ा लेंथी है, चलिए कोई बात नहीं. The volume of the cube is increasing. Volume of the cube जो है increase कर रहा है at a rate of 9 cubic centimeter per second. So volume of the cube is increasing. Volume of cube is increasing at the rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ध्यान दीजिए यहां पर सेकेंड है. अगर पर सेकेंड दिया हुआ है तो बेटा लेट पहले हम करेंगे, लेट साइड ऑफ द क्यूब प्लीज नो विस्परिंग इज इक्वल्स टू ए. तो वॉल्यूम जो चीज गिवन होती है बेटा उसका हमने फॉर्मूला लगाना होता है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, अभी हमने डिस्कस किया. और याद रखिए हमें ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब होता है dv अपॉन dt. नाउ dt, वाई dt? बिकॉज पर सेकेंड की बात हो रही है यहां पर. दैट इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब क्या होगा, हमने यही चीज यहां पर करनी है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या होगा, dv अपॉन dt दैट इज 3a स्क्वायर. तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं बेटा तो इसके साथ भी dA अपॉन dt आ जाएगा. अब यहां पर कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस की कमी है. dv अपॉन dt की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, यहां पर हम भरेंगे. तो 9 इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt. सो ध्यान दीजिए बेटा यहां पर साइड ऑफ द क्यूब भी दी हुई है हमें. साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन 10 सेंटीमीटर. सो 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 इंटू 10 बिकॉज साइड इज 10. तो यहां से हम dA अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे. एंड दिस इज 3 अपॉन 100 dA अपॉन dt. और अब हमें निकालने को एक्चुअल में कहा गया है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. हमने सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है. और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सरफेस एरिया के बारे में कहा जाएगा तो आपने टोटल सरफेस एरिया लेना है. और अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा या कुछ सरफेस एरिया में चेंजेस करने होंगे तो उसके बारे में सब में बताया जाएगा. और जो कि हम डिटेल में डिस्कशन मैक्सिमम मिनिमम 6.5 एक्सरसाइज में करेंगे. सो दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, ds upon dt is equal to 6 2 is 12 a और a का डेरिवेटिव dA अपॉन dt अलग से. अब हमने dA अपॉन dt की वैल्यू निकाली थी पहले से, वो अब हम a के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले a की वैल्यू एंड देन dA अपॉन dt की वैल्यू. अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. 36 अपॉन 10 और हमारा आंसर आ गया बेटा 3.6. क्योंकि एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है पर सेकेंड. सेकेंड क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम डेरिवेटिव. सो इसके साथ ही बेटा 2 एग्जाम्पलें खत्म हुई और मैं पढ़ा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक. तो बेटा क्वाइट लेक है जिसमें पानी होता है, तालाब है. उसमें हमने एक स्टोन, एक पत्थर को फेंका और एंड द वेव्स मूव्स इन द सर्कुलर शेप. जब भी हम ऐसे पत्थर को फेंकते हैं तो ऐसे साइलेंट शेप में होता है. तो इस तरीके से सर्कल शेप में वेव्स निकलने लगे.
जिसको हम हिंदी में लहरें कहते हैं, लहरें आ जानी। सो मूव्स इन अ सर्कुलर शेप एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बढ़ती जा रही हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एरिया इज इनक्लोज्ड। तो हमने देखना है बेटा कि यहां पर रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो रेडियस इसका बढ़ता जा रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। और एरिया हमने देखना है, एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है, हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग। तो एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया पाई आर स्क्वायर है, पर याद रखिए वहां पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहा गया था, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, बिकॉज हमें यहां पर dr अपॉन dt, हमें कैसे पता लगेगा कि dr अपॉन dt करना है। यहां पर बेटा पर सेकंड अगर दिया है तो dr अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू t, जब हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो dA अपॉन dt आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पाई r इंटू dr अपॉन dt। बस अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, 2 पाई और r की वैल्यू 10 और dr अपॉन dt की वैल्यू 4। तो बेटा पाई की टर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22.7 या 3.14 होती है। तो 3.14 तो तब अप्लाई करनी होती है जब क्वेश्चन में हमें दी हो। अब 22.7 अगर यहां पर हम पुट करते भी हैं तो बेटा यहां पर इसको सॉल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये किसी से कटता नहीं है। तो हम पाई की टर्म में ही आंसर निकाल लेंगे, 10 4 40 42 80, एंड 80 क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा आंसर आ चुका है। सो एग्जाम्पल नंबर 4, तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बट अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो। सो नेक्स्ट है लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। तो बेटा जब इंक्रीजिंग होता है, याद रखिए यहां पर इंक्रीजिंग हो रहा था तो हमने 4 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लिया, बट यहां पर वो कह रहा है कि लेंथ एक्स इज डिक्रीजिंग dx अपॉन dt। पहली बात तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह से हमने लिखना होता है, बट डिक्रीजिंग कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिक्रीजिंग के समय बेटा यहां पर हमने हमेशा माइनस लगाना होता है, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। जब भी डिक्रीजिंग वर्ड आएगा तो आपने माइनस लगा देना है। बेशक लेंथ जो है कभी माइनस में नहीं होती, बट उसने कहा है कि रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो रेडियस डिक्रीज का मतलब है विद रेडियस इज डिक्रीजिंग, यानी कम हो रहा है। तो कम किस स्पीड से हो रहा है, वो स्पीड के बारे में बताया गया है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सो dx अपॉन dt इज -3 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग, जो विड्थ है वो इंक्रीजिंग y है विड्थ, और विड्थ इंक्रीज कर रही है इसीलिए इसको पॉजिटिव लेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और उसके बाद when x is 10 सेंटीमीटर, हमें x 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, सॉरी, and the y is 6 centimeter. Y is 6 centimeter. How find the rate of change of perimeter? Find the rate of change of perimeter. तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है। पेरीमीटर हमें मालूम है, अभी हमने किया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2x प्लस 2y। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, dp upon dt 2 into dx upon dt, क्योंकि x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर पावर तो है नहीं तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व। सो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx upon dt is -3 and dy upon dt is +2, और आंसर आ गया बेटा -6 + 4 दैट इज -2। और क्योंकि पेरीमीटर है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर या मीटर में होता है, स्क्वायर नहीं लगेगा उसमें, और सेंटीमीटर पर मिनट।
इज योर आंसर -2। अब ये माइनस साइन तो हटाना है बेटा, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा पॉजिटिव होता है या जो भी है रेट ऑफ चेंज। तो इसमें क्या करना है बेटा, अब वही चीज जो लैंग्वेज यहां पर यूज की थी वही लैंग्वेज हम यूज करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे, अब ये देखिए कि इसके नीचे आ रहा है सारा आ रहा है, नहीं कई बार आता नहीं ना वो, कोई ना, तो यहां पर लिख दूं ना, perimeter is decreasing at a rate of 2 centimeter per minute। एंड सेकंड पार्ट में हमने एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, तो dA upon dt पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगा दिया बेटा। और अब x की वैल्यू 10 है, यहां भरेंगे, और dy अपॉन dt हमारे पास 2 है, यहां पर भर देंगे। y की वैल्यू 6 है, ओके, और dx अपॉन dt -3 है, तो ये 20 माइनस 18 हो गया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो हम लिखेंगे एरिया इज इंक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग है, जब माइनस में आया है तो डिक्रीजिंग लिखना है, और माइनस साइन को हटा देना है। ये नहीं है कि माइनस यहां लिखा हुआ है, यहां डिक्रीजिंग भी लिख दिया, यहां भी माइनस लगा रहे हैं, नहीं, डिक्रीजिंग माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यहां पर हमने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही लिखना है। और सिमिलरली एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसी के साथ बेटा फोर्थ एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई है। द टोटल कॉस्ट CX इन द बेटा एग्जांपल नंबर 5 है, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ये इक्वेशन दी हुई है बेटा एक CX की, CX इज इक्वल्स टू 0.005 x क्यूब एंड माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 सॉरी। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी x की वैल्यू 3 दे दिया हमें, 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, whereas the marginal cost means the instantaneous rate of change of cost। तो बेटा इंस्टेंटेनियस मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इसमें हमने, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे इसमें। सो डायरेक्ट सम है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 197 पेज है यहां पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है c' x, और आई थिंक सो ये 15 हो जाएगा x स्क्वायर के साथ, एंड 0.04x प्लस 30। और अब आप x की वैल्यू यहां पर 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमें दी हुई है, तो वो 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। और अब बात, बच्चे बहुत होशियार है, वो कहते हैं कि हम अपने आप ही कर लेंगे, तो ये 30.015 इसका आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30.02। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज योर आंसर। सो इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th एग्जांपल, बहुत आसान है, वो भी इसी तरीके से सेम इसी लाइन में आती है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, तो टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल जो हमारे पास अमाउंट इकट्ठा हुआ है उसको टोटल रेवेन्यू कह देते हैं।
इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, कोई एक्स चीजें बेची हैं, उसमें से सेल की है, उसकी जो टोटल रेवेन्यू, टोटल हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, वो इस इक्वेशन के द्वारा दिए गए हैं। Rx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो ये हमें टोटल रेवेन्यू दी गई है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, फिर वही बात आ गई बेटा, पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है, और x की वैल्यू हमें 5 दे दी गई है। तो अब वही बात बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर r डैश x कर लेंगे हम, और ये 6x आ जाएगा प्लस 36। अब x की वैल्यू हम 5 यहां भर सकते हैं, और 6 5 जा 30 प्लस 36, 30 प्लस 36 is equals to 66। सो ठीक है जी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ₹66। इसी तरह से यहां पर भी आप लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30.02। यहां पर भी बेशक आप लिख सकते हैं ऐसे करके, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹30.02। तो इस तरीके से हमारा आंसर, दोनों एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई हैं। और इसके बाद बेटा 6.1 के कुछ जो सम्स अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट्स वगैरह आते हैं, उस टाइप के हम सारे सम्स डिस्कस करेंगे। बट अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो भी आपको बाद में सॉल्व करा दिए जाएंगे। सो इसमें से बेटा कुछ जो एग्जांपल्स बच्चों को डाउट्स आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th 13th 14th। ये क्वेश्चंस बेटा 10 से लेकर 14 तक 5 क्वेश्चन जो होंगे, ये डाउट आते हैं बेटा। तो इनको हम बेटा डिस्कस करेंगे 5 के 5 क्वेश्चंस, और बाकी आई थिंक सो 15 क्वेश्चंस है। बाकी 10 क्वेश्चंस में अगर कोई आपको फिर भी डाउट आता है, वैसे तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। इस टाइप की जो एग्जांपल्स की गई हैं, सारी की सारी इस टाइप के एग्जांपल्स हमने सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं, फॉर्मूले वही लगने हैं, सारा कुछ वही है। बट जो 5 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं 10 से लेकर 14 तक, वो थोड़े डिफरेंट है, एग्जांपल से थोड़ा हटके हैं। तो वो एग्जांपल्स वो क्वेश्चंस हम 10 से लेकर 14 तक वो डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम 6.2 की तरफ स्विच हो जाएंगे। सो ओके, so a ladder is 5 meter long, is leaning against the wall। लैडर मतलब बेटा जो सीढ़ी होती है उसको हम लैडर कह देते हैं। 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर बड़ी है सीढ़ी, एंड इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के साथ लगी हुई है, एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ध्यान से देखिए जरा, कुछ डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक लैडर है बेटा 5 मीटर, ये वॉल है, यहां पर लैडर है 5 मीटर लॉन्ग। इट इज पुल्ड मतलब इसको खींचा गया। इट इज पुल्ड द बॉटम मतलब नीचे को, इसको इस तरफ को खींचा गया, यहां पर इस तरफ को खींच लिया गया, और फिर इज अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको इधर को खींचा गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हुआ क्या, हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। अब ये नेचुरल सी बात है, ये बेटा ये बड़ी है, ये सॉरी जितनी है सीढ़ी, अगर इसको इस तरफ खींचेंगे तो इसकी लेंथ तो 5 मीटर ही रहेगी, यहां से भी और यहां से भी, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये कितनी नीचे की तरफ की स्पीड से आ रही है, डिक्रीजिंग कहा है, ध्यान से देखिए इसमें, हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग। हाइट मतलब नीचे कितनी की तेजी से आ रही है, और when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो हमें ये डिस्टेंस हमें 4 मीटर दे दिया गया है। 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, फुट ऑफ द लैडर
फुट ऑफ द लैडर जो है 4 मीटर दूरी पे खड़ा है, और यहां से अब हमने इसका दिखाना है कि ये हाइट कितनी जल्दी और कितनी तेजी से डिक्रीज हो रही है। सो लेट करेंगे बेटा यहां पर, लेट x मीटर बी द हाइट ऑफ द वॉल, height of the wall, and y meter be the distance between foot of the ladder and base of the wall. So ध्यान से देखिए बेटा, अगर इस ट्राइंगल को हम A, B और C मान लें तो ये x डिस्टेंस पे है, ये सारा x है। तो इन ट्राइंगल ABC में AB स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज x स्क्वायर और ये हमें y माना है, वैसे हमें 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 मीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल 3 मीटर आ गई है। और ध्यान दीजिए यहां पर हमें dy अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया गया है। हमने dx अपॉन dt निकालना है, तो ध्यान से देखिए, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। x स्क्वायर, इस बार हम y स्क्वायर लिखेंगे बजाय 4 स्क्वायर के, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अब हम बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वाई टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जांपल्स में बताया था कि यहां पर सेकंड है तो हम यहां पर टाइम का यूज करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया बेटा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो x हमारा 3 आ गया था, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर हमें dx अपॉन dt निकालना है तो हम यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पर 2y हमें 4 दिया गया है एंड dy अपॉन dt हमें 2 दिया गया है। तो यहां से हम अब dx अपॉन dt की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सो 6 dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस 8 टू द 16, 16 टू द 32 एंड dx अपॉन dt कितना आ गया आपका, दैट इज माइनस 32.6 माइनस 16 अपॉन 3। ये अपने आप ही माइनस आएगा बेटा, क्योंकि इसने पूछा था कि हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जहां पर डिक्रीजिंग आएगा वो अपने आप ही आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो ये देखिए यहां पर नेगेटिव आ चुका है। अब यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग लिखने के बाद माइनस साइन हट जाएगा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 16/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि dx अपॉन dt निकाला गया है और x जो है वो सेंटीमीटर में है, तो dx अपॉन dt 16/3। हाँ जी, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर 16 आना था और यहां पर 8 आएगा, बिल्कुल सही बात है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इसके बाद हम 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूव अलोंग द कर्व, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व 6y is equals to x cube, nonsense, x cube plus 2 and find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times fast as the x coordinate. Y coordinate is changing as fast
8 times as fast as x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हमने निकालना है, सॉरी हमने पॉइंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट निकालना है। अब कईयों को यहाँ पर पढ़ने नहीं आते हैं, वो यहाँ पर बस टाटा बाय बाय करने आते हैं, और उनके अंदर कई इंसेक्ट होते हैं बेटा, उनको ऐसे ऐसे करके ना मारना पड़ता है, वो तब मरते हैं। कई बार फिर से पैदा हो जाते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करके मारते हैं उनको, तो फिर वो मरते हैं। कई बार कई इंसेक्ट होते हैं कई बच्चों के अंदर, वो नहीं ऐसे जाते, तो हिट वगैरह भी कामयाब नहीं है, वहां पर फेल हो जाती है, फिर उनको चप्पलों का सहारा लेना पड़ता है कई बार उनको मारने के लिए। वो इंसेक्ट अंदर से तब जाते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे मुझे बाय बाय कर रहे हैं, टाटा बाय बाय, जैसे राहुल गांधी मुझे। So 11th question, चलिए बस a particle moves along the curve 6y is equals to x cube, और ये पेज नंबर है 198, x क्यूब प्लस 2। अब हमने पॉइंट निकालना है, पॉइंट मतलब बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है। और देखिए अब मोबाइल चला रहे हैं, मैंने आपको बताया बेटा कि कईयों के अंदर वो इंसेक्ट जो है ना, बड़े गंदे किस्म के इंसेक्ट घुसे हुए हैं, ये कुछ अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे इनके अंदर से। चलिए देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट निकालना है बेटा हमने। पॉइंट्स हैं तो शायद 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, जब चेंजिंग की बात आती है तो बेटा रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। dy/dt इज एज फास्ट 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy/dt 8 times dx/dt आ गया है। सो देखिए जरा, विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। 6 dy/dt is equal to 3x square dx/dt। अब dy/dt is 8 times dx/dt is equal to 3x square dx/dt, सॉरी यहां पर t आएगा। अब dx/dt से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, और 48/3 is equals to x square, and this is 16x square, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी +-4। तो x की वैल्यू आपकी +-4 आ गई है, और ये x की वैल्यू अब हम यहां भरकर y की वैल्यू निकालेंगे। 6y, x की अगर वैल्यू हम 4 लें तो बहुत आसान है, 4 का क्यूब 64 + 2 इज 66। So 6y is equals to 66 and y is equals to 11। तो अब x की वैल्यू -4 एंड फिर इंसेक्ट उठा अंदर से, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि 2 महीनों बाद बोर्ड के एग्जाम से 62.66 -31/3। सो हमारे 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक 4,11 एंड -4, -31/3। यही उसने कहा था फाइंड द पॉइंट्स, इसीलिए पॉइंट्स कहा गया था बेटा, तो हमने पॉइंट्स निकाल दिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन करेंगे अब हम। सो 12th क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 cm/s। तो एयर बबल बेटा हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, सफियर की शेप में, बॉल की शेप में, जैसे हम कह देते हैं एयर बबल। सो एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग इफ द रेडियस इज 1 cm। तो वो आपको अब हमें बताना है कि रेडियस जो है 1 cm दिया गया है, तो वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बबल जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। बेशक कई बच्चे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि जी ऐसे जमीन बनी हुई है तो एयर बबल तो ये बन गया, ये कैसा सफियर हुआ, ये तो यहाँ पर ये इस तरह से फ्लैट है। तो बेटा ये स्फेरिकल शेप ही माननी पड़ती है। कई बार बैठे बैठे ऊल जलूल सी बातें करते रहते हैं बच्चे, वही इंसेक्ट वाली बात जो मैंने अभी बताई
कई बार आ जाते हैं उनके अंदर, तो उस तरीके से फिर वो लोग ऐसी बातें करते हैं। सो वो बातों को एक तरफ करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो कराए जा रहे हैं बेटा आपको। सो ये सारे के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए इस बात को। डी आर अपॉन डी टी, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखिए पर सेकेंड है, तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू डी टी ही लिखा गया है, इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पर सेकेंड की बात की जा रही है। सो एंड द रेडियस ऑफ द बबल इज आर इज गिवन 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के बारे में निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। dv अपॉन dt 4/3 पाई, और यहां पर r क्यूब का 3r² dr अपॉन dt, क्योंकि r का डेरिवेटिव बेटा अलग से करना पड़ता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू r करते तो फिर r का डेरिवेटिव 1 होना था, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू r नहीं विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो इन दैट केस dr अपॉन dt अलग से आएगा। सो यहां से 3 से 3 आई थिंक सो कैंसिल हो गया है, 4 पाई r², r की वैल्यू 1 है और dr अपॉन dt की वैल्यू हाफ है। सो यहां से 2 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड आई थिंक सो ये 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम पर सेकेंड आपका आंसर आ चुका है। सो यहां पर ही हम क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 198 पर डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखिए, अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, तो स्फीयर की शेप में है, बॉल की शेप में बलून, हैज अ वेरिएबल डायामीटर, डायामीटर ऑफ द बलून इज गिवन नाउ बेटा, डायामीटर ऑफ द बलून इज गिवन, डायामीटर ऑफ द बलून is 3/2, 3/2 2x + 1। तो हमें मालूम है बेटा कि हमें वॉल्यूम के लिए या किसी भी चीज के लिए रेडियस की जरूरत होती है, और डायामीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, या ये कहेंगे रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। हाफ करने का मतलब है बेटा 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। याद रखिए, कई बार स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। हाफ करने का मतलब है कि जो भी दिया हुआ है उसका आपने मल्टीप्लाई का 1/2 कर देना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब डायामीटर को, तो ये आपका जो रेडियस है वो 3/4 2x + 1 आ जाएगा। सो बेटा यहां पर रेडियस ऑफ द बलून आ चुका है, और अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ द बलून, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, तो यहां पर भी वही चीज आ जाएगी बेटा, 4/3 पाई r क्यूब। एक बार फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसको वैल्यूएट करेंगे हम। सो 4/3, तो यहीं पर कर लेते हैं साइड में। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द बलून इज 4/3 पाई इंटू 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई एंड 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया 27/64 2x + 1 का क्यूब, and this comes out to be 9 and this is 16. So v is equals to 9/16 pi 2x + 1 का होल क्यूब। तो बहुत आसान है बेटा, अब इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा बहुत आसान है, dv/dx कर दीजिए, और इसका पावर आगे आ जाएगी एज यूजुअल 3
3 इंटू 9/16 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, पावर का कर दिया है, फंक्शन का अलग से करना बाकी है। सो दिस कम्स आउट टू बी 27/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो ये 2 इससे कट जाएगा, 8 आ जाएगा, और 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना कि नहीं है? सेंटीमीटर में तो दिया ही नहीं हुआ है, तो हम सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं? सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ बेटा, तो यहां पर आप लिखिए यूनिट क्यूब पर यूनिट, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमें यूनिट गिवन नहीं है। सो इसके बाद हम 14th क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, और ये लास्ट होगा, और रोक दीजिए। नाउ बेटा, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ एनीथिंग रॉन्ग? यस, हाँ बोलिए। कुछ नहीं, एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो वॉल्यूम दिया हुआ है, dV upon dt is 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज गिवन। उसके बाद क्या है? द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। जब वो सैंड जो होता है, रेत कहते हैं, रेत वो गिरता है तो वो कोन की शेप में ले लेता है, एंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस। तो हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 द रेडियस, तो रेडियस का 1/6 है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 6h लिख सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग। हाइट कैसे इंक्रीज, कितना, किस रेट पे इंक्रीज होगी? अगर हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि हमने हाइट के बारे में निकालना है बेटा, तो हाइट में अब रेडियस का कोई काम नहीं है, तो रेडियस की ये वैल्यू 6h यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/3 पाई और 6h का स्क्वायर, सो 1/3 पाई 36h क्यूब एंड 12 आ गया, तो वॉल्यूम इज 12 पाई h क्यूब। अब dV अपॉन dt दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो dV अपॉन dt इज 36 पाई h स्क्वायर इंटू dH अपॉन dt। तो हमें dV अपॉन dt की वैल्यू 12 दी हुई है, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 36 पाई और h की वैल्यू हमें 4 दी है, और 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू dH अपॉन dt। अब हमें मालूम है 12 3 36 होता है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 16 इज इक्वल टू dH अपॉन dt, और dH अपॉन dt की वैल्यू, dH अपॉन dt आंसर आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव है, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो हमने डिस्कस किए, 6 एग्जांपल्स के साथ 5 ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। टोटल ओवरऑल 11 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, और 10 क्वेश्चंस बच्चे हम आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। अगर आपके डाउट्स होते हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अगर जो डाउट्स होंगे वो भी करवा दिए जाएंगे। पर 10 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे के सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं।
बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चंस के साथ की एग्जांपल्स भी आपको करा दी गई हैं। सो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो